अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली सब अच्छे से हैं। तो बच्चों, आज हम अल्कीन के रिएक्शंस के बारे में लास्ट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल हमने ना अल्कीन के 3 तरह के रिएक्शंस पढ़े हैं बच्चों। पहली कैटेगरी पढ़ी थी एडिशन रिएक्शंस की, सेकंड कैटेगरी पढ़ी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, और अब थर्ड कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं, और वो हमारे पास है पॉलीमराइजेशन की। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन इन अल्कीन्स के अल्कीन्स में पॉलीमराइजेशन कैसे हुआ करती है। ठीक है, तो देखें जी, पहले चीज़ मैंने कुछ लिख लिया ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए। पहले ये समझना ज़रूरी है, वैसे कुछ आप जानते भी होंगे कि व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन। मतलब कुछ बच्चे वैसे जानते भी होंगे इसको, लेकिन फिर भी डिस्कस करना ज़रूरी है। पॉलीमराइजेशन किस चीज़ का नाम है? तो देखें, एक ऐसा प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, देखें ये चीज़ तवज्जो वाली है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सादा और छोटे मॉलिक्यूल या यूनिट्स कंबाइन, जिन्हें आप बोलते हो वो मोनोमर्स हैं। वो छोटे और स्मॉलर यूनिट्स आपस में क्या कहलाते हैं? वो मोनोमर्स कहलाते हैं। दे कंबाइन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड बिग मॉलिक्यूल। मतलब सिंपल एंड स्मॉलर मोनोमर्स they get combined with each other to form complex and bigger molecules, जिन्हें आप बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो रिज़ल्ट भी ये निकलता है, होने क्या वाला है आपके पास। बुनियादी तौर पे इन दो वर्ड्स को देखें कि मोनोमर्स होंगे आपके पास। बुनियादी तौर पे पॉलीमराइजेशन है, मोनोमर्स आपके पास हों ढेर सारे, और वो कंबाइन करें, और वो क्या बना दें? वो एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल बना दें, जिसे आप बोलोगे पॉलीमर, या समटाइम मैक्रोमॉलिक्यूल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो जब मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बड़ा सारा मॉलिक्यूल बना देंगे, तो आप इस प्रोसेस को बोलेंगे ये क्या है? ये पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो। सपोज हमारे पास ना एक मोनोमर है, मतलब एक कोई छोटा और सादा सिंपल मॉलिक्यूल हमारे पास, फर्ज करें एक मॉलिक्यूल है ए, और ये अपने जैसे दूसरे एक मोनोमर के साथ मिलता है, और मिलने पर ये एक इस तरह का यूनिट बना देते हैं। तो ज़रा गौर करें, दो सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल थे, उन्होंने बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। अब इसमें चूँकि दो यूनिट्स, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, इसको आप नाम दे देंगे, ये बुनियादी तौर पे क्या है? ये एक डाइमर है। देखिए, मर जो होता है ना, ये देखिए पॉलीमराइजेशन में भी MER, मर, इट स्टैंड्स फॉर यूनिट, वन यूनिट। एक मॉलिक्यूल को आप बोलते हैं मर। तो डाइमर का क्या मतलब हुआ? टू मोनोमर्स। When two monomers combine with each other, the resultant molecule is known as dimer. Suppose कि हमारे पास अगर 3 मॉलिक्यूल होते, एक बात है, अगर 2 की बजाय ये 3 मिल रहे होते, तो इस तरह का इन्होंने फिर स्ट्रक्चर बनाया होता। तो उस सूरत में फिर डाइमर नहीं बोलते, 3 यूनिट्स जुड़ गए हैं, उस सूरत में हमने इनको कहा होता इट्स अ ट्राइमर। ट्राई मीन 3, मर मीन यूनिट, 3 यूनिट्स कंबाइन टुगेदर। ओके, और सपोज कि हमारे पास ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं जो आपस में जुड़ने जा रहे हैं, हमने कहा इन अ लार्ज नंबर। तो देखिए ज़रा, मैं बोल देता हूँ उनका नंबर, फ़र्ज़ करें उनकी तादाद कितनी है। उनकी तादाद मान लेते हैं स्मॉल n। स्मॉल n इट कैन बी 1000, इट कैन बी 2000, इट कैन बी इन लैक्स। ठीक है, जितना भी। तो हम बोल देते हैं अभी ए मॉलिक्यूल्स हमारे पास किस तादाद में? n तादाद में, मतलब बहुत सारे हैं। अब जब n मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, तो देखिए आपके पास फिर क्या चीज़ बनेगी? बहुत सारे ए इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे ना। तो बजाय कि मैं सबको लिखूं, तो हम इस तरह ना, इस तरह बना लेते हैं कि दोनों तरफ चेन चल रही है। तो इस तरीके से आप, चूँकि उनकी तादाद n है, तो आप इस तरह ब्रैकेट के बाहर n लिख देते हैं। तो मतलब इसका ये होता है, भाई ये जो चीज़ है ये n टाइम्स रिपीट हो रही है, n तक चलता चला जाएगा। तो ये जो चीज़ आपके पास फिर बनेगी, इसका नाम क्या होगा? पॉलीमर। और ये क्या कहलाएंगे? ये मोनोमर्स कहलाएंगे। तो बात फिर हमारी बुनियादी बात वहीं पर ही है कि जब आपके मोनोमर्स कंबाइन करते हैं बच्चों, तो वो क्या बना देते हैं? वो पॉलीमर्स बना देते हैं। पॉइंट फॉलो करके अब इस चीज़ को समझने के लिए देखिए, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं पॉलीमराइजेशन इन ईथीन। ईथीन में ज़रा पॉलीमराइजेशन को देखते हैं। अब ईथीन, चूँकि हम अल्कीन की बात कर रहे थे ना, सिंपलेस्ट अल्कीन हमारे पास ईथीन ही होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ना ईथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और सपोज़ इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। फ़िलहाल मैं आपके सामने ना 2 मॉलिक्यूल आपको दिखाता हूँ। एक मॉलिक्यूल है और एक और मॉलिक्यूल हम यहाँ पे इसका ले लेते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, सपोज़ और भी मॉलिक्यूल है, इससे आगे और भी होंगे, लेकिन हम इस वक्त लिमिटेड स्पेस है ना, तो हम इतने ही बनाएंगे। फ़र्ज़ करें इसके पीछे भी कोई मॉलिक्यूल खड़ा इसका वेट कर रहा होगा यहाँ पे,
और इससे आगे भी कोई इथीन का मॉलिक्यूल, यानी ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब देखिए पॉलीमराइजेशन होती कैसे इसमें, उस पर ज़रा गौर करें। अब देखिए आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है, पॉलीमराइजेशन के लिए जितने भी मोनोमर्स होंगे, जितने भी इथीन होंगे, उनकी जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये ब्रेक करेंगे। और ये ब्रेक कैसे करेंगे? होमोलिटिकली। होमोलिटिकली का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, हाफ एरो बनाते हैं ना हम, ताकि पता चले हाफ इधर आया हाफ इधर आया। इसी तरह इस मॉलिक्यूल के लिए भी जो दो इलेक्ट्रॉन है इस पाई बॉन्ड के, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आगे कोई मॉलिक्यूल होगा उसके साथ भी यही होगा, और इसी तरह अगर पीछे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होंगे फर्दर, उनके साथ भी यही होगा। तमाम मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं होमोलिटिकली, और उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक कार्बन पे दूसरा दूसरे कार्बन पे आ जाया करता है। तो देखिए बनेगा क्या, तो इसमें देखें बॉन्ड्स सबके टूट गए आपके पास, तो अब बचा क्या है? इन मॉलिक्यूल्स को हम मेंशन करेंगे जो मौजूद हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड बाकी रह गया है और यहाँ CH2 है, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपके पास क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों कार्बन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आया। अब देखिए इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी, तो जो इस तरह के दो यूनिट जब सामने आएंगे तो ये क्या करेंगे? ये आपस में इस तरह से नया बॉन्ड स्टैब्लिश कर लें। फॉलो करके इस तरह ये जो इनके इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इससे आगे जो भी एक मॉलिक्यूल होगा जो हमने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो वो और ये वाला कार्बन क्या करेंगे? ये भी आपस में बॉन्ड बना लें। सिमिलरली ये कार्बन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इसके पीछे जो मॉलिक्यूल होगा वो भी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे और यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड बन जाए। इस तरह पूरी लंबी चेन्स बनती चली जाएंगी जब तक के मोनोमर्स अवेलेबल हैं, और ये चीज़ रिपीट होती चली जाएगी। फॉलो करके अब आपने तो ये तादाद में बहुत ज़्यादा लिया ना, तो आप अगर इसको यूँ लिखो फिर कि भाई अगर हमने n नंबर लिया हो किसका? इथीन मॉलिक्यूल्स का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो तरीक़ाकार क्या हुआ होगा हमें समझ आ गया है। तो फिर बनेगा क्या भाई? ये यूनिट n टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, मीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये दोनों तरफ भी बॉन्डिंग फर्दर चलती चली जाएगी। हम सारी मेंशन नहीं कर रहे। और ये वाला जो यूनिट है CH2 एक ही थीन का यूनिट है ना, ये कितनी मरतबा रिपीट होगा? जितने आपके पास मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल हैं, तो आप लिख देंगे भाई ये n टाइम्स। फॉलो करके तो बेटा ये जो पॉलीमर आपने बनाया है इन मोनोमर्स से, इस पॉलीमर का नाम होता है पॉलीथीन। इथीन से बना है ना, तो हमने नाम रखा है पॉलीथीन, यानी ऐसा थीन जिसमें बहुत सारे पॉली टाइम्स इथीन मौजूद होगा। समझ गए? तो इस तरीके से पॉलीथीन बनाया जाता है। अब बच्चे यकीनन ये काम कुछ कंडीशंस के तहत हुआ होगा, खुद ब खुद नहीं होगा। भाई इतना हैवी किस्म का जॉब आपने परफॉर्म किया है तो वो खुद ब खुद नहीं होगा, यकीनन उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। और मैं आपको बताता चलूँ भाई पॉलीमराइजेशन का ये जो प्रोसेस है इसके लिए ना बड़ी हार्श किस्म की कंडीशन इस्तेमाल की जाती है, बड़ी सख्ती करनी पड़ती है इन मॉलिक्यूल के साथ, तब जाके ये कंबाइन होते हैं। अब देखो उसमें वो कंडीशंस में क्या आता है बेटे? ज़्यादा टेम्परेचर। अब वो ज़्यादा टेम्परेचर कितना? अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर कितना? ज़्यादा 100 ATM का। और इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहाँ आपको लिखा मिलेगा ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर यहाँ पे पर ऑक्साइड्स वगैरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब तो समझ आता है ज़ोर ज़बरदस्ती करने में। ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है यहाँ पे? ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीजन, या मैंने लिखा भी पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो। इनका भी कोई जॉब होगा यहाँ पे। हाँ जी बेटा, यहाँ पे इनका बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का जॉब होता है। दे एक्ट एज इनिशिएटर। किसके तौर पे ये एक्ट करते हैं? इनिशिएटर। मतलब इस प्रोसेस को शुरू भी तो करवाना है ना, यह प्रोसेस खुद ब खुद शुरू नहीं हो जाता। उसको शुरू करवाने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत रहती है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ करें आपने अगर पेरोक्साइड लिया है, अब देखिए पेरोक्साइड की ना एक सिंबल, एक निशानी होती है, और वो होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इस तरह से सिंगल बॉन्ड। और बच्चों ये बड़ा वीक किस्म का बॉन्ड है, मतलब ये वहाँ पड़ा ही होता है। अभी थोड़ी सी कंडीशन इसको मिलती है और फ़ौरन से इसने क्या करना होता है? होमोलिटिकली ब्रेक करेगा। तो इसके क्या बन जाएंगे फिर? फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ, फ्री रेडिकल बनेंगे ना। फिर ये फ्री रेडिकल जाएगा किसी इथीन मॉलिक्यूल के पास और उससे बॉन्डिंग करेगा, उसके फ्री रेडिकल बनवा देगा। इस तरह एक इथीन दूसरे इथीन के फ्री रेडिकल, और चेन चल पड़ती है फिर।
और फिर फ्री रेडिकल बनते चले जाते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में चेन को शुरू करवाने में हाथ किसका था भाई, इसी ऑक्सीजन पैरोक्साइड, ये पैरोक्साइड की निशानी होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड। यही O2 के केस में भी होगा, पहले सिंगल डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर सिंगल टूट के वो चला देगा चेन को। क्लियर है आपको? तो ये इनिशिएटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं यहाँ पे। पैरोक्साइड या फिर ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन आपको चाहिए होता है, और इसकी बड़ी थोड़ी मिकदार 0.1% ओनली, इतनी थोड़ी मिकदार चाहिए होती है कि सिर्फ 0.1% भी काम कर जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यू कैन मेंशन इट कि भाई 0.1% में भी होगा तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम कंडीशंस ना मेंशन कर लेते हैं कि भाई प्रोसेस खुद नहीं हुआ, हमें टेम्परेचर भी देना पड़ा और हमें प्रेशर भी देना पड़ा, और साथ हमें ऑक्सीजन वगैरह या पैरोक्साइड ट्रेसेस के तौर पर चाहिए था रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए। फॉलो करेंगे? तो इस तरीके से ये काम हुआ करता है। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन बेटा, अगर हमें क्या करना हो, इतने हाई टेम्परेचर पे देखें जो आपने पॉलीमर बनाया है ना टेम्परेचर का, उस पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। अगर आपको बेटर क्वालिटी चाहिए हो पॉलीमर की, तो वो आप कैसे बनाते हो, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। लें तो स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया बेटर क्वालिटी पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन जो भी बनाया है अगर उसकी बेहतर क्वालिटी आप बनाना चाहते हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो बेटे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैटालिटिक मिक्सचर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक आगे पास एक कैटालिस्ट होता है ट्राई इथाइल एलुमिनियम, एलुमिनियम होता है जिसके साथ 3 इथाइल ग्रुप C2H5 3 ये लगे होते हैं। एलुमिनियम ट्राई इथाइल भी इसको पढ़ते हैं, ट्राई इथाइल एलुमिनियम भी पढ़ लेते हैं। और इसके साथ आपके पास क्या होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये कैटालिटिक मिक्सचर है एक, इसकी मदद से अगर इसकी मौजूदगी में पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो यू विल गेट अ बेटर क्वालिटी पॉलीथीन। बेटे इस कैटालिस्ट को आप बोलते हो, ये कोई आम चीज़ नहीं लिखी मैंने, ये बहुत बड़ी बात है, ज़ीगलर एंड नैता कैटालिस्ट। देखिए बम जैसा नाम लगता है मुझे तो इसका, ज़ीगलर एंड नैता, जैसा कोई बॉम्ब का नाम ले रहे हो। तो बेटा लेकिन ये ज़ीगलर और नैता बेसिकली इन कैटालिस्ट को जिन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस करवाया, डेवलप करवाया पहली मरतबा पॉलीमराइजेशन के लिए, ये उनके नाम है, उनके नामों पे हम ज़ीगलर एंड नैता कैटालिस्ट। और बेटे ये बड़ी फेमस चीज़ है, इन दोनों कैटालिस्ट का जो मिक्सचर है फेमस क्यों है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आप इथीन की पॉलीमराइजेशन इनकी मौजूदगी में करवाएं तो ये काम आप कितने टेम्परेचर पे करवा सकते हो, गेस करें। वहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस था, यकीनन टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो कहाँ तक कम हो जाएगा, ज़रा गौर से बताइए ज़रा। नहीं, चले मैं बताता हूँ बेटा, ओनली 25 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझते हैं भाई, टेम्परेचर देने की ज़रूरत ही नहीं है, रूम टेम्परेचर के ऊपर काम होगा। और बेटे जब ये कैटालिटिक कॉम्बिनेशन इस प्रोसेस के लिए डेवलप किया गया था तो कहा जाता था ये एक तरह का मिरेकल है, ये एक तरह का करिश्मे की तरह होगा, क्योंकि इससे पहले जो पॉलीमराइजेशन के रिएक्शंस करवाए जाते थे वो बहुत हाई टेम्परेचर होते थे। इसीलिए वो जो पुरानी टाइप की पॉलीमराइजेशन होती थी जिसमें बड़ा टेम्परेचर लगता था, उसको हम नाम ही टेम्परेचर के उससे करते, हम उन्हें बोलते थे थर्मल पॉलीमराइजेशन। उन्हें कहा जाता था थर्मल पॉलीमराइजेशन, क्योंकि पॉलीमराइजेशन के ये जो रिएक्शंस हुआ करते थे ये यकीनन हाई टेम्परेचर पे होने वाले होते थे हमेशा, तो हमने उनका नाम ही उस पर रख दिया थर्मल पॉलीमराइजेशन, ऐसी पॉलीमराइजेशन जो हाई टेम्परेचर पे होती है। लेकिन जब ज़ीगलर एंड नैता कैटालिस्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो ये काम सिर्फ रूम टेम्परेचर पे हो सकता था विदाउट प्रोवाइडिंग एनी टेम्परेचर। तो ये बहुत बड़ी एक तरह की प्रोग्रेस थी, डेवलपमेंट थी पॉलीमर इंडस्ट्री में। फॉलो करेंगे आप? तो इस तरीके से बच्चे आप क्या करते हो, एक बेटर क्वालिटी पॉलीथीन बना सकते हो। ठीक है, तो बच्चे फ़िलहाल इट्स ओवर, इट्स ऑल अबाउट पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। वैसे तो बेटा डिटेल्स ख़त्म ही नहीं होती, अगर मज़ीद डिस्कस करूँ तो मज़ीद डिस्कशन हो सकती है इस पर, लेकिन फ़िलहाल हमने चूँकि नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ने हैं तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। तो अपने केमिस्ट्री टीचर अरसलान को भी के लिए बाय बोल दें। अल्लाह हाफिज़।